जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी के बारे में। देखिए टोपोग्राफी क्या होता है। देखिए पृथ्वी का जो बाहरी परत होता है, ठीक है, पृथ्वी बना है, ठीक है, पृथ्वी के बाहरी परत भी होगा। पृथ्वी के बाहरी परत में जो बनावट होती है और बनावट के कारण जो आकृति होती है, उस बाहरी परत के बनावट की आकृति का अध्ययन जो है वह कहलाता है टोपोग्राफी। यानी कि पृथ्वी का बाहरी परत का जो देखते हैं हम लोग, अगर पृथ्वी को हम लोग इस प्रकार से देखें तो उसमें हमारा प्यारा जो भारत है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से छोटे मोटे द्वीप दिखते हैं, यहाँ पर आ जाता है चाइना, और इसके बाद ऊपर में पूरा भरा पूरा रसिया आ जाता है इस प्रकार से, और यहाँ से पूरा यूरोप आ जाता है। यहाँ छोटा सा जो है क्या आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है। यहाँ से फिर जो है अफ्रीका आ जाता है इस प्रकार से, और इस साइड जो है अमेरिका वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अरब प्रायद्वीप आ जाता है इस प्रकार से। तो ये जो है पूरी तरह से ये क्या दिख रहा है, आकृति दिख रहा है। तो ये स्थल का आकृति है, और उसी प्रकार से जो शेष बच गया वो है पानी वाला आकृति। तो ये जो आकृति दिखता है, ठीक है, तो पृथ्वी के बाहरी परत में जो आकृति है या फिर बनावट है उसका अध्ययन कहलाता है टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी। आप देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे भी देख लेते हैं, जैसे कि मृदा विज्ञान यानी कि पेडालॉजी। पेडालॉजी क्या होता है, तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालॉजी कहलाता है, ठीक है। ये पेडागॉगी नहीं है, पेडालॉजी है। पेडागॉगी जो होता है वह शिक्षा शास्त्र होता है। जो बीएड, एमएड, डीएलएड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग जानते होंगे कि पेडालॉजी क्या, पेडागॉगी क्या होता है। तो शिक्षा शास्त्र यानी कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये इसका अध्ययन किया जाता है पेडागॉगी में। ये है पेडालॉजी यानी कि मिट्टी का अध्ययन, ठीक है। देखिए उच्चावच, उच्चावच यानी कि रिलीफ। उच्चावच पृथ्वी का जो उबड़ खाबड़ आकृति होता है, ये पृथ्वी का उबड़ खाबड़ आकृति, कहीं पर पहाड़ है एकदम इस प्रकार से, कहीं पर पठार है 1000 मीटर ऊंचा है, और कहीं पर जो है समतल मैदान है वो नीचे है, कहीं पर समुद्र है। तो इस प्रकार से जो आकृति हो जाती है पृथ्वी की वह जो उबड़ खाबड़ आकृति होती है वही कहलाता है उच्चावच, ठीक है। देखिए उच्चावच को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वह उसमें आते हैं महाद्वीप और महासागर। यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सबसे बड़ी बड़ी चीजें आती है, यानी कि सबसे बड़ी चीजें पृथ्वी की आकृति में सबसे बड़ी आकृति क्या होगी, एक तो सबसे बड़ी आकृति महासागर और दूसरी सबसे बड़ी आकृति महाद्वीप, ठीक है। तो ये देखिए महासागर और महासागर द्वीप जो है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आ जाते हैं, महाद्वीप में देखते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप में और क्या क्या आ सकते हैं बनने वाली आकृति, तो महाद्वीप में बनने वाली आकृति जैसे कि पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, झरने होते हैं, मैदान होते हैं, मरुस्थल होते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या आते हैं, तो पृथ्वी का अपर्दन होता है। अपर्दन होने की वजह से जो आकृति बन जाती है, जैसे कि नदी बह रही है तो अपने साथ पर जो चट्टान है उसको काटते जाती है, छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट करते जाती है। जिस स्थान पर अगर खेतों में भी देखें तो जहाँ पर बोरवेल्स होता है, ट्यूबवेल्स वगैरह, वहाँ से जहाँ पानी निरंतर बहते रहते हैं वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, काफ़ी लंबा गड्ढा हो जाता है, ठीक है, घाटी बन जाता है। तो ये सोचने के लिए है, ठीक है, मतलब समझने के लिए। तो उसी प्रकार से बहुत सारी घाटियाँ बन जाती है, जैसे वी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात बन जाते हैं, ठीक है, झरने वगैरह। तो ये सब क्या है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। एक है अपक्षय, ठीक है। अपक्षय जो होता है ये चट्टानों का टूटना जो है अपक्षय कहलाता है, ठीक है। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा यदि इस पर अधिक बल लगे, अधिक ताप लगे, ठीक है, दाब लगे, तो इसके वजह से यह भौतिक रूप से टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चट्टानों का भौतिक अपक्षय कहते हैं। और दूसरा होता है अम्ल हो गया या क्षार हो गया, यानी कि केमिकल्स के माध्यम से जब इसका चट्टानों को तोड़ा जाए तो उसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय, ठीक है। चूना पत्थर जो होता है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय होता है। देखिए अपर्दन, अपर्दन जो होता है इरोजन, उससे चट्टानों पर जो घिसावट हो जाती है उसे इरोजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हवा चलती है तो कई हजार सालों बाद बहुत सारी ऐसी आकृतियां आती हैं कि एक स्तंभ के समान था पत्थर, लेकिन वो क्या हो गया, नीचे जो है उसका हवाएं उसे काट गई। तो इस प्रकार से ऊपर का चीज इस प्रकार से बच गया उस पत्थर का, और नीचे का जो ऐसा था वो इस प्रकार से पचक गया, ठीक है। तो ऐसा भी मतलब कई बार पृथ्वी पर आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार काटने वाली बातें होंगी। दूसरा होता है नदी, नदी जो बह रही है तो अपने आसपास आने वाली चट्टानों को काट जाती है, अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चट्टानों का घिसावट। सागर, जल, वर्षा इत्यादि के माध्यम से भी अपर्दन की क्रिया होती है। निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन,
डिपोजिशन जो होता है अपर्दन के फलस्वरूप जो निकाला गया गाद या फिर कचरा होता है, जो अपर्दन हो रहा है, घिसावट हो रही है, घिसावट हो रही है तो वेस्टेज तो बचेगा ही, ठीक है। जिस प्रकार से बिजली फिटिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ भी, तो दीवार वगैरह पर ड्रिल ग्राइंडर वगैरह चलाया जाता है, तो बहुत सारा उसका जो दीवार का सामान है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर से जो कचड़े होते हैं पाउडर वगैरह के रूप में बहुत सारे गाद जो है, कचरा जो है जमा हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने बाथरूम वगैरह में नहाते वगैरह हैं, तो रोज रोज नहाने की वजह से जो पानी जाने वाला एरिया है वह गाद या कचरा जम जाता है उसकी नलियों में, तो उसे हम लोग साफ करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया कचरा या फिर गाद होता है वो जो इस स्थान पर जमा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। यह क्रिया जो है निचले ढाल पर होती है, निक्षेपण की क्रिया जो है निचले ढाल पर होती है। स्वाभाविक है, जल है तो जल ऊपर की ओर तो जाएगा नहीं, गति नहीं करता, ढाल की ओर गति करता है, तो जहाँ गति का मतलब ढाल रहेगा वो उसी की ओर गति करता है, ठीक है, जो निक्षेपण की क्रिया है। देखिए नदियों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उनके बारे में देखते हैं। तो नदियों का उद्गम देखिए, नदी जो है जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये दो पर्वत है, ठीक है, ये क्या है, दो पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के ये दो पर्वत है इस प्रकार से, और इन दोनों पर्वत के यहाँ से जो है नदी निकल रही है, तो ये जो पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, नदी का उद्गम स्थल कहलाएगा, ठीक है। और एक होता है मुहाना, जहाँ ये देखिए नदी जो है पर्वत से निकलने के बाद पर्वत के ढाल से बहती हुई मैदान है, ये मैदान में आकर मिला और उसके बाद फिर सागर में जाकर मिल गया। तो नदी जो है बहते हुए जहाँ पर सागर से जाकर मिलती है जिस पॉइंट पर, उसे ही कहा जाता है मुहाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नदी का मुहाना हो गया, ये हो गया उद्गम स्थल, सागर में जाकर मिल गया, उसे मुहाना के नाम से जाना जाता है। नदियों की तीन अवस्थाएं होती है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और वृद्ध अवस्था होता है, ठीक है। तो युवा अवस्था देखिए पर्वतीय ढाल पर जो होता है नदी जो है पर्वत से जब निकलता है तो पर्वत, सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है कि पर्वत ऊंचाई पर स्थित होगा, वहां से अगर नदी बह रही है तो काफी तेजी से जो है वह नीचे गिरता है। तो जहाँ से पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र पर, पर्वतीय ढाल पर जो होती है नदियाँ, वह किस अवस्था में होती है, तो युवा अवस्था में होती है, ठीक है। जैसे कि हिमाचल वगैरह से, उत्तराखंड से पूरी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, गंगा वगैरह सभी नदियाँ, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, सब चीज़, तो वहाँ से पर्वतीय स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने युवा अवस्था में होती है, इसलिए हर साल वहाँ ज़बरदस्त बाढ़ वगैरह आते ही रहते हैं, ठीक है। क्या आता है, हर साल वहाँ पर बाढ़ वगैरह आता रहता है। दूसरा होता है प्रौढ़, देखिए ये जो युवा होता है पर्वतीय ढाल से जो बहती है उसमें केवल अपर्दन की क्रिया होती है, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है, अपर्दन की क्रिया होती है, यानी कि चट्टानों की केवल और केवल घिसावट होती है, चट्टान को मतलब तोड़ने की क्षमता नहीं होती है। देखिए जो प्रौढ़ मैदान नदियाँ होती हैं, ठीक है, दूसरा होता है प्रौढ़, उसमें मैदानी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। जो पर्वत से निकल गई तो ये क्या हो गई, युवा, और उसके बाद अब मैदान में बह रही है, तो मैदान में ये जो है प्रौढ़ अवस्था में है, वयस्क हो गई समझ लीजिए। तो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया की जाती है, ठीक है। तो इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों होगा, युवा में केवल अपर्दन होगा। तीसरा होता है वृद्धावस्था, जब यह नदी जो है समुद्र के मुहाने तक पहुँच गई और जाकर समुद्र में मिल गई, सागर से मिल गई, तो यह जो इसकी अवस्था होती है वृद्धावस्था हो जाती है। इसका ढाल जो है एकदम ना के बराबर हो जाता है, बहुत ही कम गति से बहता है, ठीक है, और बहुत ही उसकी जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है। देखिए निक्षेपण जो इसमें केवल निक्षेपण होता है, ठीक है, वृद्धावस्था में केवल निक्षेपण होता है। देखिए युवा अवस्था में केवल अपर्दन होगा, प्रौढ़ अवस्था में अपर्दन निक्षेपण दोनों होगा, और जो वृद्धावस्था हो गया उसमें केवल और केवल निक्षेपण होगा। अब है टर्मिनोलॉजी यानी कि प्रवणता, टर्मिनोलॉजी है एक शब्दावली, प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, तो किसी स्थान का समुद्र से ऊंचाई पर होना प्रवणता कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए इस पर्वत पर कोई मतलब शहर बसा है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पर्वतीय प्रदेश है, हिमाचल है तो वहीं पर मतलब पर्वतों के मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ वो हमारा राज्य है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये जो है। तो वहाँ पर मान लीजिए कोई शहर बसा है, तो वो शहर हमारे एरिया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया भी हालांकि पठार वाला है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जहाँ राजस्थान वाला एरिया जो है उसके हिसाब से तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमाचल उत्तराखंड वाले, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रवणता हो गया, यानी कि कोई किसी स्थल का जो है समुद्र के तल से ऊंचाई नापें तो समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर होगी वो उसकी प्रवणता होगी। वहाँ पर ढाल अधिक होगा, ठीक है, कोई चीज़ जो अधिक ऊंचाई पर है वहाँ से अगर पानी गिरे तो वहाँ से देखेंगे तो ढाल तो हमें दिखाई देगा ही एकदम से, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ढाल अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर नदियों की शक्ति जो है प्रवणता से मापी जाती है। जो नदियाँ ज़्यादा प्रवणता पर स्थित है, ज़्यादा मतलब ऊंचे पर्वत से निकल रही है, उसका ढाल भी ज़बरदस्त होगा, ढाल ज़बरदस्त होगा तो अपनी युवा अवस्था में काफ़ी तबाही मचाएंगी, ठीक है, एकदम जोरदार स्पीड में नीचे गिरेंगी। देखिए छिपरिका, छिपरिका यानी कि होता है रैपिड, रैपिड जो होता है
जब नदियाँ जो पर्वतीय क्षेत्र पर हो, पर्वतीय क्षेत्र पर से जब निकलती हैं तो वहाँ से वो जो है मुलायम चट्टानों को काटते जाती हैं। देखिए ये है मैदान का एरिया, ये है मैदान, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो है वह पानी बह रहा है, ठीक है। तो पानी बह रही है, तो ये जब वहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो मुलायम पत्थर होते हैं इसे पूरी तरह से काट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कठोर पत्थर होते हैं तो कठोर पत्थर को नहीं काट पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, कठोर पत्थरों को काटते तो नहीं है परंतु उसमें उबड़ खाबड़ आकृति बना देते हैं। तो नदियों में देखेंगे आप लोग तो पत्थर जो होते हैं काफ़ी उबड़ खाबड़ आकृति वाले होते हैं, इसे ही कहा जाता है छिब्रिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है वी आकार की घाटी, जब नदियां दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी बनाती है। ये हो गया एक पर्वत, ये हो गया दूसरा पर्वत, यहाँ दोनों के बीच से जो नदी बह रही है वह यहाँ पर बना रहा है वी आकार की घाटी, ठीक है। ये जो है वी आकार की घाटी हो गया। दूसरा होता है गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज घाटी, ठीक है। गॉर्ज घाटी जो होता है जब वी आकार की घाटी जो है फैलते फैलते यहाँ से लगातार जो है फैल रहा है, तो ये जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ज़्यादा बड़ा फैल जाता है, ठीक है, और नदियाँ यहाँ से फिर बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉर्ज डैम, ठीक है। यानी कि वी आकार की घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज के नाम से जाना जाता है, गॉर्ज शेप्ड वैली के नाम से। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सब जो है गॉर्ज वैली के उदाहरण है, ठीक है, गॉर्ज जो है वैली बनाते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा इसके बाद है अगला कैनियन या फिर आई शेप्ड की घाटी, ठीक है। कैनियन घाटी जो है या फिर आई शेप्ड की घाटी, यह गॉर्ज घाटी जो होती है वो गहरी हो गई है, इससे और ज़्यादा गहरा कर देता है। जब हम देखते हैं खेतों के में जहाँ से पानी पलोया जाता है खेतों में, ठीक है, बोरवेल से या फिर वो ट्यूबवेल्स वगैरह के माध्यम से बोर से पानी जब निकलता है तो जिस स्थान से निकलता जाता है वहाँ पर को काफ़ी गड्ढा कर देता है, और गड्ढा करते करते जब ऐसा ही पानी पलोता ही गया तो काफ़ी गड्ढा कर देता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर पत्थर लगा दिया जाता है। लेकिन नदियों में कौन पत्थर लगाया गया, तो ऐसे ही पत्थरों को बाहर के ले जाता है, छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो गॉर्ज आकार की जो घाटी है इसे और ज़्यादा गहरा कर देता है नदी अपने ढाल की वजह से, जिसकी वजह से और ज़्यादा इसमें गहरा ढाल हो जाता है बहाव, इसलिए इसे जो ढाल होता है वो एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। दो प्रकार से, ये मान लीजिए दो पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर एक छुटिया है, ठीक है, और यहाँ पर छुटवा है, यानी कि एक मुन्ना है और एक मुन्नी है, दोनों एक दूसरे से करते हैं वही प्यार, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलना है, लेकिन यहाँ पर आ गया है बहुत बड़ा घाटी, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, ये यहाँ आएगा तो नीचे गिर जाएगा, यहाँ आएगी तो नीचे गिर जाएगी, इस वजह से इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई शेप्ड की आकृति की घाटी हो गया। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, वहाँ का कोलोराडो नदी है, ठीक है, कोलोराडो नदी जो है वहाँ बना हुआ है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ग्रैंड कैनियन जो है वह आई शेप्ड घाटी का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी और घाटियाँ जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।